प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेटा, कल हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना निशा निमंत्रण से उद्धत आत्म परिचय। आज एक नए कवि जो बिहार के हैं, आलोक धनवा, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जन्म आलोक धनवा जी का सन 1948 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर बिहार में है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, पहली कविता तो थी इनकी जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, बुरनों की बेटियां, दुनिया रोज बनती हैं। ये एकमात्र संग्रह है इनका, दुनिया रोज बनती है। ठीक है ना। प्रमुख सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए हैं वो दे ही रखें। राहुल सम्मान है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान है, पहल सम्मान है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। अर्थात मृत्यु मनुष्य की जो है वो असंभावी है। एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना सभी को है। आगे देखिए, 1972 से लेखन प्रारंभ किया था और इसके बाद वो साहित्यिक रचनाओं में, रंगकर्म में, राष्ट्रीय संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी भागीदारी को निभाते रहे। पतंग कविता, इनकी जो कविता है वो है पतंग। ये पतंग जो कविता है वो इनका एकमात्र संग्रह है, दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। इसमें बेटाओ पतंग के बहाने जो बालक की इच्छाएं हैं, उसकी जो मनोवृत्तियां हैं, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। उसके उमंगों को, उसके उल्लास को दिखाया गया है। भाषा इसकी बिल्कुल एकदम खड़ी बोली है। आप ध्यान से सुनिए, भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। ठीक है ना। खड़ी बोली है और बिंब विधानात्मक रचना है ये। से बिंब विधानात्मक रचना है। शैली भी अपन कह सकते हैं बिंब विधानात्मक ही है। जहां तक इसके मूल प्रतिपाद्य के, इसके सार के बारे में अपन यदि बात करें तो कविता बिंब विधानात्मक रूप से प्रारंभ होती है। पतंग जो कविता है उसमें बच्चों की उमंग का, उनके सपनों का ताना बाना बुना गया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाइयों की वे हद हैं, वो सीमाएं हैं जिनको बाल मन छूना चाहता है। अर्थात हर बालक ये चाहता है कि उसकी पतंग जो है वो ऊपर से ज़्यादा और ऊपर उड़े, सबसे ऊपर जाए। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में हमें ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है। तो दूसरी ओर भय पर विजय प्राप्त करते हुए बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के अंधेरे को पार करके शरद ऋतु के उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। तो आइए हम भी उनके साथ साथ चलते हैं। ये देखिए, चलते हैं हम। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा।
सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे तेज बौछारों वाला भादवे का जो महीना है वो अब समाप्त हो रहा है, उसका अंत हो रहा है। अब तेज बौछारें गिरने की, ज़्यादा तेज बारिश आने की संभावनाएं समाप्त हो गई है, और अब नया सवेरा हो चुका है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और अब जो सुबह हुई है, यानी आकाश से बादल हट जाने के बाद अब जो सुबह है वो अधिक चमकीली और प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रही है। यानी भादवे के महीने में जब बिजलियाँ चमकती है, वर्षा होती है, तो उस समय क्या होता है, उस समय मौसम साफ नहीं रहता, आसमान जो है चमकीला नहीं होता है, धूप में तेज़ी नहीं होती है। लेकिन जब भादवे का महीना समाप्त हो जाता है और अश्विन का महीना आता है, तब उस समय जो सवेरा होता है वो एकदम साफ होता है, और वो कैसा दिखाई देता है, उसका खरगोश की आंखों जैसा लाल, उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दिखाई देता है, अर्थात वो अधिक चमकीला और प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई देता है। अधिक चमकीला और प्रकाश से परिपूर्ण होने के कारण उसे खरगोश की आंखों की संज्ञा दी गई है। तो इसमें यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। हालांकि मानवीकरण भी किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो अपनी चमकीली साइकिल को, नई चमकीली साइकिल को चलाने का मतलब क्या है, तेज धूप वाला मौसम। नई चमकीली साइकिल का मतलब क्या है, तेज धूप वाला मौसम। तो शरद ऋतु रूपी बालक, इसमें रूपक भी बनता है, या मानवीकरण भी अपन कह सकते हैं, मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना। तो शरद ऋतु रूपी बालक विभिन्न प्रकार के पुलों को, यानी नदी नालों को, गड्ढों को, कीच कादों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल, यानी साफ मौसम को लिए हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अपने विभिन्न प्रकार के चमकीले इशारों से बुला रहा है। किसको, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से। कहने का अभिप्राय क्या है कि वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुल से पार करके शरद ऋतु रूपी जो बालक है वो अपनी चमकीली साइकिल को तेज दौड़ाते हुए और घंटी को बजाते हुए जोर जोर से, ये घंटी को बजाना श्रव्य बिंब है। अपन जब भी बात कर रहे थे बिंब विधानात्मक रचना की, तो घंटी को बजाना श्रव्य बिंब है। ठीक है ना। साइकिल को चलाना दृश्य बिंब है। तो अन्य बच्चों को, बालकों को बुला रहा है, और आसमान एकदम साफ हो गया है। स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ बालक जो है, शरद ऋतु रूपी बालक, और बालकों को बुला रहा है कि भाई आओ पतंग उड़ाए। ठीक है ना। अब आसमान कैसा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कैसी, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़। अब दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़, इसमें यदि अपन देखें तो इनमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति। ठीक है ना। यानी बात को बड़ा चढ़ाकर, भाई दुनिया की सबसे हल्की पतंग ही सबसे हल्की थोड़ी होती है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो क्या कहता है,
कि स्वच्छ आसमान में जो शरद ऋतु बालक है वो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। आसमान एकदम साफ है और जो पतंग है, पतंग जो है वो स्वच्छ और मुलायम आसमान में उड़ने वाली है या उड़ाई जा सकेगी, क्योंकि यह दुनिया की सबसे हल्की है, रंगीन है और ये खूब उड़ेगी। पतले कागज़ से बनी हुई है। पतली खपच्ची, कमानी कहते हैं खपच्ची को, पतली खपच्ची को इसमें लगाया गया है। ये बहुत हल्की है और जब ये पतंग आसमान में उड़ेगी तब बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे खुश होंगे तो क्या होगा, शुरू हो जाएगी सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो उस समय क्या होगा, आकाश में उड़ती रंग बिरंगी जो पतंग है वो तितलियों की भांति नजर आएगी नीचे से और बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, सीटियां बजाएंगे। ठीक है ना बेटाओ, आप फिर से समझ लीजिए कि पतंग को दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बताया गया है। उसमें लगे हुए कागज़ को सबसे पतला कागज़ बताया गया है ताकि वो उड़ सके, और बांस की सबसे पतली कमानी यानी खपच्ची जिसके द्वारा पतंग बनाई जाती है उड़ सके। और जब पतंग आसमान में उड़ती है तो वो तितलियों की भांति नज़र आती है, रंग बिरंगी तितलियों की भांति। और जब पतंग उड़ती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सीटियां मारते हैं, किलकारियां करते हैं और तितलियों की नाजुक दुनिया नज़र आने लगती है। तो बेटा तितलियों की नाजुक दुनिया से आशय यह है कि जब विभिन्न प्रकार के रंगों से सजी हुई पतंगे आसमान में उड़ती हैं तो वो तितलियों की नाजुक सी दुनिया नज़र आने लगती है। ठीक है ना, इसलिए पतंग को तितलियों की नाजुक दुनिया कहा गया है, क्योंकि पतंग भी कोमल होती है और तितलियां भी कोमल होती है। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।